नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 अप्रैल के जो भी महत्वपूर्ण समाचार हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक क्विज। आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं इन सारे कथनों को। यहाँ पर कथन एक क्या कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की पहली लौह और इस्पात कंपनी थी। तो यहाँ पर जो कथन एक है वो क्या है, बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा के द्वारा जो है 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टिस्को, इसकी स्थापना जो है जमशेदपुर में की गई थी, जिसे हम टाटा नगर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला कथन क्या है वो बिल्कुल सही है। और ये जो कंपनी है वो भारत की क्या है, पहली जो है लौह और इस्पात कंपनी है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, इस्पात एक विनियमित क्षेत्र है और सरकार इस्पात उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारण करती है। तो यहाँ पर जो है जो दूसरा कथन है वो क्या है, गलत है। इस्पात जो है वो विनियमित क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर सरकार जो है जरूर ये चाहती है कि स्टील का उत्पादन जो है वो क्या हो, हमारे देश में बढ़े। क्योंकि स्टील का उत्पादन जो है अगर वो कम रहेगा तो हमारे देश के जो अन्य उद्योग जहाँ पर स्टील का उपयोग होता है उन्हें क्या होगा, प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो है जरूर सरकार ये चाहती है कि क्या करे, वो देश में स्टील के उत्पादन को बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो है इसके उत्पादन के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य जो है निर्धारण नहीं किया जाता। और इसीलिए जो है आपका कथन दो क्या है, आपका गलत है। और इसीलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडीबी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर जो है 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। यहाँ पर कथन एक क्या कह रहा है कि यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में है। तो आप सभी जानते हैं कि जो एडीबी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में है। और यहाँ पर कथन एक क्या कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जापान के टोक्यो में। तो यहाँ पर जो है पहला कथन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग, यानी कि गलत। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन क्या है कि एशियाई विकास बैंक का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था और विश्व बैंक के समान यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कथन 2 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कथन 2 जो है कह क्या रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि जिस तरीके से विश्व बैंक में जो है बहुत सारे देश क्या हैं, इसके मेंबर हैं, और यहाँ पर जो है सभी मेंबर का जो वोटिंग का जो भार है, यानी कि जो वेटेज है, या फिर आप कह सकते हैं उसका वैल्यू है, वो समान नहीं है। जैसे वोटिंग में जो है मैं वोट डालूं या आप वोट डालें, दोनों का जो वोटिंग का जो वैल्यू है वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन यहाँ पर जो है विश्व बैंक में क्या होता है कि जिस देश ने जो है जितना ज़्यादा जो है अभिदान, यानी कि जो पूंजी जो है विश्व बैंक को दी है, उसके आधार पर जो है क्या होता है, उसके वोटों का जो वैल्यू है वो तय होता है। यानी कि अगर अमेरिका ने जो है सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं तो अमेरिका के वोट का वैल्यू भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसी तरीके से एडीबी में भी क्या किया गया है, इसी प्रणाली को अपनाया गया है। मान लीजिए एडीबी में जो है 100 रुपये से जो है एडीबी का काम चलता है, और इस 100 रुपये में जो है, समझने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इन 100 रुपये में से जापान ने जो है क्या किया है, 30 रुपये दिए हैं, भारत ने जो है 10 रुपये दिए हैं, और अमेरिका ने क्या दिए हैं, 20 रुपये, और भी बहुत सारे देशों ने अंशदान किया है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि जापान ने सबसे ज़्यादा अंशदान दिया है तो उसका जो वोट का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, अमेरिका का, और उसके बाद किसका होगा, भारत का। यहाँ पर जो है मैंने आपको एक रियल डेटा भी दिया है। यहाँ पर जो है उन देशों का नाम है जो किसके सदस्य हैं, एडीबी के सदस्य हैं। यहाँ पर जो है आप देखोगे तो जापान का अगर हम देखें तो जापान का जो कैपिटल है, यानी कि पूंजी का जो निवेश है एडीबी में, वो कितना है, 15.571% है। और यहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है आप अगर उसका वोटिंग का वैल्यू देखोगे, उसका भार देखोगे, तो वो कितना होता है, 12.756।
अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पूंजी निवेश है किसमें, एडीबी में, वो कितना है 6.317%, और जिसके कारण उसका जो वोटिंग का जो वैल्यू है वो कितना है 5.352%। यहां पर अगर हम चाइना को देख लें तो चाइना ने जो है 6.429% क्या किया है, पूंजी में निवेश किया है, और यहां पर अगर उसकी वोटिंग पावर की आप बात देखोगे तो कितना होगा 5.442%। अगर यहां पर आप नॉन रीजनल मेंबर की बात करोगे तो यहां पर आपको देखो यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल है। यूनाइटेड स्टेट ने जो है क्या किया है, जो भी कैपिटल लगा है एडीबी में उसमें से जो है 15.571% जो है क्या किया, उसने निवेश किया है, और उसके आधार पर जो उसका वैल्यू है वोट का वो कितना है 12.756। इसे ही कहा जाता है कि जिस अनुपात में जिस देश ने क्या किया है, बैंक में पूंजी लगाई है, उसी के अनुपात में उसका वोट का क्या होगा, वैल्यू होगा, उसका भार होगा। तो यहां पर जो है यही कथन को जो है यहां पर बताया गया है, और इसीलिए जो आपका कथन 2 है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन क्या है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जो है एशिया में विकासशील देशों में आर्थिक और विकास के मुद्दों का विश्लेषण करती है। यहां पर जो कथन 3 है वो भी क्या है, गलत है, क्योंकि एडीबी के द्वारा जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है निकाला जाता है, ना कि जो आपके कथन में दिया गया है दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट। तो यहां पर जो है आपका कथन 3 है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और इसीलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, और यहां पर आपको 3 ऐप दिए गए हैं। पहला कौन है, मेघदूत, दूसरा कौन है, दामिनी, और तीसरा है आपका मौसम ऐप। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये ऐप काम क्या करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऐप सही काम के साथ क्या है, सुमेलित है। यहां पर जो है ये सारे के सारे जो ऐप हैं वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। यहां पर जो है अगर आप मौसम ऐप की बात करोगे तो यहां पर मौसम ऐप क्या बता रहा है, फॉर लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट एंड वार्निंग, यानी कि आप जिस भी जगह पे हैं वहां का मौसम कैसा है उसके बारे में आपको ये जानकारी देता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मौसम ऐप के सामने कि यह आकर्षक तरीके से मौसम संबंधी सूचनाएं और पूर्वानुमान देता है, यानी कि जो आपका जो मौसम ऐप का जो काम है वो सही तरीके से क्या है, सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दामिनी ऐप के बारे में। यहां पर दामिनी ऐप के बारे में क्या दिया हुआ है, फॉर लाइटनिंग वार्निंग, यानी कि यहां पर जो दामिनी ऐप है वो क्या करता है, आकाशीय बिजली के बारे में आपको चेतावनी देता है। यानी कि जो दामिनी ऐप के सामने में जो लिखा हुआ है वो क्या है, गलत है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, किसानों को पूर्वानुमान प्रदान करता है, जबकि यहां पर होना क्या चाहिए कि दामिनी ऐप के सामने लोगों को आकाशीय बिजली के बारे में चेतावनी देता है। उसी तरीके से यहां पर मेघदूत ऐप है, और मेघदूत जो ऐप है वो क्या करता है, एग्रोमेटिक एडवाइजरी, यानी कि यहां पर जो है किसानों को जो है मौसम से संबंधित जो है पूर्वानुमान यहां पर प्रदान करता है, जबकि यहां पर उसके सामने में क्या लिखा हुआ है, लोगों को आकाशीय बिजली के बारे में चेतावनी देता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो आपका कथन 3 है जिसमें क्या लिखा हुआ है मौसम ऐप, उसका जो बारे में जो काम है वो क्या है, सही तरीके से सुमेलित है, और इसीलिए जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, केवल 3। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैविक खेती पोर्टल किसके लिए भारत सरकार द्वारा एक अनूठी पहल है, और यहां पर पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अनुबंध कृषि हेतु कॉरपोरेट और किसानों की सहायता करने के लिए। दूसरा है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। तीसरा है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और चौथा है एक सामान्य ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में विनियमित बाजारों को एकीकृत करने के लिए। और यहाँ पर जब जैविक खेती पोर्टल की बात होती है तो जरूर ये भारत में जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, काम करता है, और इसीलिए जहाँ
पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगा, आपका इसका सही उत्तर होगा। यानी कि क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कृषि में बायोचार की क्या उपयोगिता है। और यहाँ पर जो है आपको 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। यहाँ पर कथन 1 क्या बोल रहा है कि बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है, सही है। आप सभी जानते हैं कि बायोचार क्या होता है। तो बायोचार एक तरीके से एक नए तरीके का क्या है, एक तरीके से फर्टिलाइजर के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बायोचार जो है वो बायोमास एंड चारकोल से मिलकर के बना है। और आप सभी जानते हैं कि इसका जो है उपयोग करके जो है क्या है, खेती में जो उसकी उपज है उसे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कथन क्या होगा, आपका सही होगा। दूसरा कथन है कि जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। यहाँ पर जो बायोचार है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों में जो है क्या होता है, वैसे जीव खास करके जो हमारे खेती को बढ़ावा देते हैं, उसकी उपज को बढ़ावा देते हैं, जैसे नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्म जीव, उनको जो है यहाँ पर विकास के लिए क्या है, उत्तम जो है यहाँ पर क्या मिलता है, वातावरण मिलता है। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है आपका कथन नंबर 2 में। तो यहाँ पर कथन नंबर जो 2 है वो भी क्या है, आपका सही है। और तीसरा क्या है कि जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में उपयोग किया जाता है तो वह वृद्धिकर माध्यम कि जल धारण क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका बायोचार होता है उसमें जो है क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और यहाँ पर जो है इन छिद्रों में जो है क्या है, पानी जो है वो अधिक लंबे समय तक क्या हो सकता है, इकट्ठा रह सकता है। तो यहाँ पर जो आपका कथन 3 है वो भी क्या है, सही है। और यहाँ पर आपको बताना था उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव की, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, जिसका जो है पहल किया गया है 3 देशों के द्वारा, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 27 तारीख को एक न्यूज़ आया जिसमें कहा गया कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो व्यापार मंत्री हैं उनका जो है क्या हुआ, एक वर्चुअल मीटिंग हुआ, उनका जो है बैठक हुआ। और यहाँ पर जो है एससी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव, उसका जो यहाँ पर क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। यहाँ पर जो है मामला क्या है, आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा जो है भारत प्रशांत क्षेत्र में जो है क्या किया जा रहा है, वहां पर जो है बहुत दखल अंदाजी की जा रही है। आप सभी जानते हैं दक्षिणी चीन सागर का मामला, यहाँ पर जो है चीन का जो दखल है वो हिंद महासागर में भी बढ़ता जा रहा है। इसके कारण जो है इस आसपास के जो देश हैं उनके बीच जो है ये डर बैठा हुआ है कि कहीं जो है चीन जो है उनका जो सप्लाई चैन है, यानी कि जो सामानों का जो है आवाजाही है, उसे रोक ना दे। और आप सभी जानते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में, खास करके इस क्षेत्र में जो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, 3 सबसे बड़े देश हैं जिनके बीच में क्या होता है, व्यापार होता है। तो यहाँ पर जो है इन देशों के द्वारा यह तय किया गया है कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार होता है उसमें कोई रुकावट ना आए। और इसी का नाम क्या दिया गया है, सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव। यहाँ पर जो है आप ये जान लीजिए कि इसके बारे में जो बातचीत है वो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। पिछले साल सितंबर के महीने में जो है इसको लेकर के बात हुई थी। और अभी जो है जाकर के जो है इन तीनों देशों के व्यापार मंत्रियों के द्वारा जो है बैठ करके क्या किया गया है, इस पर एक तरीके से समझौता किया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है एशिया प्रशांत में जो है ये जो 3 देश हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है एक डेटा से आपको समझ में आ जाएगा कि 2019 में जो है इन तीनों देशों का जो संचित जीडीपी है वो क्या था, 9.3 ट्रिलियन था। यानी कि तीनों देशों का जो अगर हम क्या करें जीडीपी को मिला दे तो वो कितना हो जाता है, 9.3 ट्रिलियन। जबकि यहाँ पर जो है व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार है वो कितना है इन तीनों देशों के बीच में, 2.7 ट्रिलियन और 900 बिलियन। यानी कि इन तीनों देशों के बीच में जो है बहुत ही क्या होता है, व्यापार होता है। और यहाँ पर जो है अपने व्यापार को जो है सुचारू रूप से जो है
चलाने के लिए सामानों की जो आवाजाही है उसमें कोई दखल अंदाजी ना कर पाए कोई और देश, यहां पर जो है ये तीनों देश मिलकर के क्या करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे कि इनका जो है सप्लाई चेन है, यानी कि जो आपूर्ति श्रृंखला है उसे और मजबूत किया जा सके। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज का अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।